presence of AIR 32,000 in AIR 164, the credit goes to Arvind Rai sir. He is not just enriching us with only knowledge, he enriches us with life skills. How to prepare, how to be in a positive state of mind. And he designed a zero lecture batch for us where चलिए shear force and bending moment diagram SFD and BMD. चलो दोस्तों, सम पर्सन कंसीडर कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। अभी जैसे मैं पढ़ाऊंगा ध्यान से समझेंगे तो रात को 3 बजे उठ के किसी भी कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग का आप एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। चलिए, सबसे पहले एसएफडी और बीएमडी डायग्राम है, इसमें क्या क्या चीज़ें मेरे को फाइंड आउट करनी है या क्या क्या मेरे को चीज़ें सीखनी है। फर्स्ट, राइटिंग इक्वेशन फॉर SF shear force and bending moment. ठीक है। सेकेंड, ड्राइंग SFD BMD using equation. Third, determining SF and BM at critical locations. And fourth, finding maximum shear force and bending moment. अब सबसे पहले हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन फॉर shear force। दोस्तों, shear force कब एक्ट करता है? हाँ, टेंसाइल फोर्स होता है, उसमें shear force होता है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जब सेम नहीं होता है तो shear force एक्ट करता है, राइट। चलिए, अब
इसी के बेसिस पे हम लोग इसका साइन कन्वेंशन डिफाइन करेंगे। देखो, अब मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, राइट? तो राइट हैंड साइड पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स लगेगी तो राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, ये बात समझ में आ रही है। अब लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स लगेगा तो राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ये तो ट्रू है। ये दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि लेफ्ट साइड में अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा हो तो राइट साइड में अपवर्ड फोर्स लगेगी। क्लियर? क्लियर? अब हम यहां पे बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन की। कन्वेंशन इज नॉट अ लॉ, इस बात को आप समझो। हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन की। तो अब अगर मेरी इच्छा हो तो ये वाला जो डायग्राम है जहां पे लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स है, मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं। करेक्ट? अगर लेफ्ट साइड से अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव माना तो अब मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। आपको अच्छा लगे तो आप इसको पॉजिटिव ले लो, पर इन दैट कंडीशन दिस विल बी नेगेटिव। क्लियर? तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन एक काम करेंगे कॉमन। वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाएंगे। प्रैक्टिस करिएगा, जरूरी है। अभी अपन जो कन्वेंशन लेके चल रहे हैं उसमें लेफ्ट साइड से अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे। राइट? ये बात समझ में आई? लेफ्ट साइड से अपवर्ड फोर्स अगर कैलकुलेट कर रहे हो, चलो एक एग्जांपल दो, फटाफट बताओ मेरे को कि ये बताओ सेक्शन ए बी में कितना शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है? जैसे आप फोर्स निकालते थे तो आप एक साइड देखते थे, यहां पे भी आप एक साइड देखो, लेफ्ट देखो या राइट देखो। तो सेक्शन ए बी में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? हाँ, प्लस या माइनस? क्या होगा? प्लस F5। लेफ्ट साइड से मैं देख रहा हूं तो लेफ्ट साइड से मैं अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेके चलूंगा। इज दैट क्लियर? सेक्शन बीसी में कितना फोर्स एक्ट करेगा? F5 माइनस F1, करेक्ट है। सेक्शन सी डी में कितना फोर्स एक्ट करेगा? राइट साइड से बताओ, सी डी में फोर्स कितना आएगा? F, ये F6 है। सी डी में यहां पे बताओ, चलो ये पॉइंट पे राइट साइड से बताओ। F3 माइनस, गलत है, दैट इज F6 माइनस F3 होगा बच्चे, अगर राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हो तो। राइट साइड से कैलकुलेट करोगे तो डाउनवर्ड फोर्स जो है
डाउनवर्ड फोर्स जो है वो नेगेटिव होगा, सॉरी डाउनवर्ड फोर्स जो है वो पॉजिटिव होगा। देखो हमने पॉजिटिव कब माना था, लेफ्ट साइड से अपवर्ड पॉजिटिव हो गया, तो राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे। तो अगर मैं राइट साइड से कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिला, प्लस F6 माइनस F3। सेक्शन DE में कितना फोर्स आएगा, प्लस F6। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो हमने क्या करना है कि हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो अपवर्ड फोर्स को, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, और राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे। इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल सा फंडा है। चलिए अब साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। दोस्तों साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो वहां पे दो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, सैगिंग एंड हॉगिंग। मैं अभी इस सैगिंग और हॉगिंग पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं सैगिंग और हॉगिंग पे नहीं जाऊंगा। मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, क्लियर रखिएगा। बेंडिंग मोमेंट बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड फोर्स is always negative, is always negative, that's it। डाउनवर्ड फोर्स के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? किस साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? कहीं से भी आप कैलकुलेट करो, डाउनवर्ड फोर्स के कारण मूवमेंट को आपको हमेशा ही निगेटिव लेना है। फॉर एन एग्जांपल चलो अपन ये देख लेते हैं। अच्छा, डाउनवर्ड फोर्स के कारण निगेटिव होगा तो अपवर्ड फोर्स के कारण पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए? ये पॉइंट ए पे कितना, हाँ, -F1, -F1 इंटू ए, करेक्ट है। अगर इसी मूवमेंट को मैं अगर कैलकुलेट करूं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड तो मैं क्या लिखूंगा? सपोज दिस डिस्टेंस इज B एंड दिस डिस्टेंस इज C। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से A पे मूवमेंट निकाला तो मेरे को क्या मिला, -F1 इंटू ए, करेक्ट है। राइट हैंड साइड से अगर मैं A पे मूवमेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, F2 इंटू C प्लस F3 इंटू बी। क्लियर? डाउनवर्ड फोर्स के कारण मूवमेंट हमेशा नेगेटिव होगा। हॉगिंग सैगिंग कोई दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। हॉगिंग सैगिंग अपने को तब समझ में आएगा जब अपन बेंडिंग स्ट्रेसेस पे जाएंगे, जब वहां पे मेरे को पता करना पड़ेगा कि कंप्रेसिव लोड आ रहा है या टेंसाइल, तो हॉगिंग और सैगिंग की जरूरत पड़ती है। कन्वेंशन के टाइम पे आप सिंपल सा फंडा रखो, चीजों को आसान रखो। डाउनवर्ड फोर्स के कारण मूवमेंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, चाहे लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करो या राइट साइड से। अपवर्ड फोर्स के कारण शियर फोर्स क्या होगा, वो डिपेंड करेगा साइड से। अगर लेफ्ट साइड में अपवर्ड लग रहा है तो अपन उसको पॉजिटिव लेंगे, राइट साइड में अपवर्ड लग रहा है तो उसको अपन नेगेटिव लेंगे। अपवर्ड फोर्स के कारण मूवमेंट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करो या राइट साइड से कैलकुलेट करो। राइट, चलिए सिंपल एग्जांपल से हम कंसीडर करते हैं। क्या क्या चीजें सीखनी है अपने को, इक्वेशन लिखना, इक्वेशन लिख लिया तो उसके हिसाब से एसएफडी बीएमडी आप बना सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना और मैक्सिमम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना। चलिए तो एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं, कैंटिलीवर बीम।
दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पे कितने सेक्शंस बन रहे हैं, एक सेक्शन बन रहा है, सिर्फ सेक्शन बन रहा है ए बी। तो आप लिखो यहां पे सेक्शन ए बी, राइट। अब सेक्शन ए बी के लिए मेरे को लिखना है शियर फोर्स का इक्वेशन एस एक्स, राइट। तो आप क्या करो, ए बी में कोई पॉइंट ले लो आप एक्स, कोई पॉइंट एक्स ले लो, बताओ इस पॉइंट एक्स पे कितना शियर फोर्स एक्ट कर रहा है। हाँ, माइनस पी, करेक्ट है। तो शियर फोर्स ए बी में क्या हुआ, माइनस पी। क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स आया क्या, नहीं। तो ये पूरे बीम में शियर फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा पी। इज इट क्लियर? चलिए, शियर फोर्स के बाद अब मेरे को निकालना है एम एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट एक्स, माइनस पी एक्स। इज इट क्लियर? तो ये अपनी इक्वेशन आ गई, कोई मुश्किल था क्या? चलो ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है अपने को कि इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो ए से लेके बी तक शेयर फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, लीनियर नहीं है, कांस्टेंट है। शेयर फोर्स माइनस पी के बराबर आ रहा है ना। तो ये आपका एस एफ डी बन गया और ये आपका आ गया 0 एंड दिस इज माइनस पी। क्लियर? व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कैसे बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? एट एक्स इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट इज, एट एक्स इक्वल टू एल बेंडिंग मोमेंट इज माइनस पी एल। तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा बीएमडी का, करेक्ट है ये, माइनस पी एल। राइट। चलिए, कैंटिलीवर में अपन एक दूसरा लोड लगा लेते हैं। चलो बच्चों, ये इस लोड को हम क्या कहते हैं, कौन सा टाइप का लोड हमने लगाया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। राइट। और ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, लोडिंग डायग्राम। तो अब पहला पॉइंट, एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ shear force. Area of the bending moment diagram is equal to the magnitude of shear force. यानी कि अगर मेरे को shear force का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। दो चीजें मेरे को चाहिए होती हैं कोई भी डायग्राम को ड्रॉ करना है। एक तो मेरे को जिसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं shear force का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे को shear force का हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में और क्या चीज चाहिए, स्लोप चाहिए। सेकेंड चीज चाहिए मेरे को स्लोप। तो स्लोप ऑफ एस एफ
equals to intensity of load, intensity of load शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि दोस्तों यहां पे बात मेरे को क्या समझनी है कि मैं शेयर फोर्स लोडिंग डायग्राम अगर मेरे को दिया हुआ है ना, तो उस लोडिंग डायग्राम को देख के मैं डायरेक्टली शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं। जब मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मेरे को क्या चाहिए, हर पॉइंट पे शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। करेक्ट है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा शेयर फोर्स का मैं, अगर मान लो यहां पे मेरे को शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है पॉइंट एक्स पे, तो कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स। करेक्ट है। और स्लोप क्या होगा, स्लोप जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लोड के बराबर है, यानी कि दैट विल बी W। करेक्ट है। चलो तो इक्वेशन में निकाल लेता हूं। अब बताओ यहां पे सेक्शन कितने बनेंगे, सेक्शन कितने बनेंगे, सेक्शन एक ही बनेगा ए बी। अब ए बी सेक्शन में आप एक पॉइंट ले लो x, व्हाट इज द शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट, व्हाट इज द शेयर फोर्स इन दैट पॉइंट, हाँ -W, -WX होगा ना बच्चे। आई, हाँ जी, शेयर फोर्स निकाल रहे हैं। तो शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरिया ऑफ द लोड डायग्राम। तो लोड डायग्राम का एरिया कितना हुआ, W इंटू एक्स। इज दैट क्लियर। चलिए अब थर्ड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ shear force can be represented by a point load at the centroid of loading diagram, at the centroid of loading diagram। देखो बोलने का मतलब क्या हुआ कि शेयर फोर्स पॉइंट एक्स पे कितना आ रहा है, -WX। अब मेरे को निकालना है बेंडिंग मोमेंट। करेक्ट है। तो अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये WX को मेरे को एक पॉइंट लोड से रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये पॉइंट लोड मैं कहां पे लगाऊंगा, ये जो W इंटू एक्स का रेक्टेंगल मेरे को मिला है इसके सेंटर पे लगाऊंगा। करेक्ट है। यानी कि इसको अपन अगर पॉइंट लोड से रिप्लेस करें तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये पॉइंट एक्स है जहां पे मेरे को मूवमेंट निकालना है, और WX जो है वो इस पॉइंट पे लगेगा। Am I clear? Am I clear? So what is the magnitude of the bending moment? Minus x square by 2, WX load multiplied by x by 2। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन ने निकाल लिए इक्वेशन, ये तो अपन निकाल लिए इक्वेशन। करेक्ट है। अब कुछ पॉइंट्स और नोट करते हैं। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ shear force। Magnitude of bending moment is equals to the area of shear force diagram, and second, slope of BMD
इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी ऑफ काय की इंटेंसिटी ऑफ shear फोर्स। दोस्तों मेरा मुद्दा यह है कि इक्वेशन तो आप निकाल लोगे, दैट इज नॉट अ बिग टास्क, लेकिन मेरे को जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरे में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं डायरेक्टली लोडिंग डायग्राम को देख के शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर दूं और शेयर फोर्स डायग्राम को देखकर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लूं। इज दैट क्लियर? चलो इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन के हिसाब से तो अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक बात है। चलो अभी अपन एक इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत, इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब फटाफट अपन ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट मेरे लोडिंग डायग्राम मेरे सामने है, लोडिंग डायग्राम को देखकर अब मैंने शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ करना है। इक्वेशन के हिसाब से तो आप निकाल लोगे ना। अभी बताओ मेरे को कि लोडिंग डायग्राम के हिसाब से आप शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? व्हाट इज द एरिया ऑफ लोड डायग्राम एट पॉइंट ए? 0। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए इज 0, करेक्ट है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लोड डायग्राम एट पॉइंट एक्स? माइनस डब्ल्यू एक्स, करेक्ट है। तो ऐसा कुछ शियर फोर्स डायग्राम बनेगा क्या? आप मेरी बात से सहमत हो? ऐसा बनेगा? ऐसा क्यों नहीं बनेगा? मेरे हिसाब से तो ये वाला सही है। क्यों नहीं होगा? इक्वेशन भूल जाओ, इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अभी ये डायग्राम देख के ये बोलना है मेरे को। इक्वेशन के हिसाब से तो आपने जो बनाया वो सही था, ठीक बात है। अभी डायग्राम देख के बताने का है। देखो स्लोप ऑफ शियर फोर्स क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ डब्ल्यू। तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ डब्ल्यू चेंज हुई क्या? तो इसका मतलब शियर फोर्स का स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये जो मैंने शेयर फोर्स डायग्राम बनाया है वो गलत है। मैग्नीट्यूड तो ए से लेके बी तक बढ़ना चाहिए, वो मैंने बढ़ते हुए दिखाया है यहाँ पे, लेकिन ए से बी तक डब्ल्यू चेंज हो रहा है क्या? और मेरा डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डब्ल्यू की वैल्यू ए से बी में इंक्रीज हो रही है। एम आई क्लियर? इक्वेशन लिखना इज अ डिफरेंट थिंग, बट बिना इक्वेशन लिखे एस एफ डी देख के बीएमडी बनाना और लोडिंग देख के एस एफ डी बनाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू लर्न। एम आई क्लियर? तो ये बात गलत हो गई, समझ में आई ये बात? यस नो? चलिए, तो सही एस एफ डी कैसे बनेगा? सही एस एफ डी जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर बच्चों? नाउ इक्वेशन आप निकाल चुके हो बीएमडी का, तो उस इक्वेशन के हिसाब से तो आप बीएमडी ड्रॉ कर सकते हो। आई एम श्योर कि उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरे को इक्वेशन से नहीं, मेरे को किससे ड्रॉ करना है? मेरे को एसएफडी से ड्रॉ करना है। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज द एरिया ऑफ द एसएफडी। पॉइंट ए पे एरिया ऑफ एसएफडी क्या है? 0। पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो एरिया बढ़ रहा है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट का स्लोप, सॉरी बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ना चाहिए। यहां पे 0, यहां पे आया तो एरिया बढ़ गया, यहां पे आया तो और बढ़ा। बी पे सबसे ज्यादा एरिया मिला। क्लियर हुआ ये बात? तो दिस इज द राइट बीएमडी। एसएफडी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है? कैसे नहीं चेंज हो रहा है भाई? यहां पे 0 है, यहां पे शेयर फोर्स मैक्सिमम है। गलत है, ये गलत है। क्या गलती है बताओ? ये बताओ कि ए पे बेंडिंग मोमेंट का स्लोप ज्यादा है या बी पे? ए पे स्लोप ज्यादा है, पर ए पे स्लोप क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। एम आई क्लियर? ए पे स्लोप 0 होना चाहिए था और बी पे
स्लोप जो है वो बात समझ में आ रही है? ध्यान दो। अभी अगर मैं बीएमडी देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं गलत है। क्यों क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ए पे मेरे को बीएमडी का स्लोप 0 मिलना चाहिए था और मैंने यहां पे क्या लिया है? मैक्सिमम लिया। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये जो बीएमडी मैंने बनाया है ये गलत है। एम आई क्लियर? तो सही कैसे बनेगा? यहां पे आपको स्लोप 0 रखना है और 0 से आपको स्लोप को बढ़ाना है। सो दिस इज द राइट बीएमडी। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड? माइनस। अच्छा, जब मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, ध्यान दो, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो माइनस हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि माइनस तो मेरे कन्वेंशन के हिसाब से आ रहा है ना। तुम्हारा कन्वेंशन कुछ और होगा तो फिर वो कुछ और हो जाएगा। जब भी आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है मैक्सिमम, जैसे मान लो आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, एक जगह आपको मैग्नीट्यूड मिला -60 और एक जगह आपको मैग्नीट्यूड मिला 40। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड? नहीं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा। देखो, जिसको मैं -60 बोल रहा हूं उसको तुम +60 बोल सकते हो। हाँ, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो -60 और 40 मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज नॉट 40, इट इज 60। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यानी कि मेरे को मॉड बताना है। क्लियर है? साइन तो वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैंने कन्वेंशन का यूज किया है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, let's consider a simply supported beam and let's draw its SFD and BMD. सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हाँ, दो सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, पर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो पहला काम मेरे को यहाँ पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो रिएक्शन क्या होगा? आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू पी। दैट इज वन इक्वेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो आई गॉट पी ए इज इक्वल्स टू आर बी इंटू a plus b. So I got RB equals to PA upon a plus b. Let's consider a plus b equals to L. ठीक है ना? a plus b को अपन L मान लेते हैं। तो RA क्या मिल गया मेरे को? RA मेरे को मिल गया PA बाई L। तो RB क्या मिल जाएगा? PB by L. Am I clear? So first thing I need to calculate the reactions. Is it clear? Now I have to write the equation. अब यहां पे एक ही RB, sorry, that is RA. RA is equals to PB by L. अब यहां पे शियर फोर्स की एक ही इक्वेशन ए से बी तक के लिए वैलिड रहेगी क्या? आगे अपन पढ़ेंगे कि एक ही इक्वेशन अपन यहां पे लिख सकते हैं ए से बी सेक्शन के लिए, लेकिन अभी अपन वैसा नहीं कर रहे हैं। अभी अपन दो सेक्शन बनाएंगे। कौन कौन सा सेक्शन बनेगा? सेक्शन ए बी, सॉरी ए सी है ना बीच में पॉइंट।
सेक्शन एसी, सेक्शन एसी में शियर फोर्स का क्या इक्वेशन आएगा? जल्दी बोलो यार। माइनस प्लस, अरे यार यहां पे एक पॉइंट ले, इसके लेफ्ट साइड देख या राइट साइड देख। लेफ्ट साइड देखा तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड से अपवर्ड मेरे को पॉजिटिव लेके चलना है। एम आई क्लियर? तो एस एक्स क्या मिल गया मेरे को? प्लस आर ए। व्हाट इज एम एक्स फॉर सेक्शन ए सी? आर ए इंटू एक्स, राइट। सेक्शन क्या है? सी बी। क्या इक्वेशन आएगा एस एक्स का? आर बी, दैट इज आइदर होगा प्लस आर ए माइनस पी, दैट इज इक्वल टू आर बी, है ना? तो दैट इज माइनस आर बी। राइट बच्चों? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मूवमेंट? माइनस आर बी इंटू एक्स, दैट इज प्लस आर बी इंटू एक्स। क्यों? अभी तो शुरुआत में बताया था बाबू, मूवमेंट डाउनवर्ड फोर्स के कारण हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे लेफ्ट से कैलकुलेट करो या राइट से कैलकुलेट करो। अपवर्ड फोर्स के कारण मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे लेफ्ट से निकालो या राइट से निकालो। इज दैट क्लियर? तो ये होगा प्लस आर बी इंटू एक्स, क्योंकि आर बी जो था वो अपवर्ड मूवमेंट है। इज इट क्लियर? चलिए नाउ अब मेरे को इसका शेयर देखो, अब मेरे को इसका लोडिंग डायग्राम देखकर, देखो बच्चों ध्यान दो, मेरे को इसका लोडिंग डायग्राम देखकर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ होगा? अगर यहां पे एक लोड लग रहा है आर ए, करेक्ट है? तो अगर मैं आर ए को कंसीडर करता हूं तो मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा, प्लस आर ए, राइट। अगर मैं अब लोड पी को कंसीडर करूं तो डायग्राम कैसे बनेगा? ए से सी तक, सी तक पी का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसके बाद माइनस पी हो जा रहा है, करेक्ट है? तो अब क्या करना पड़ेगा? दोनों पॉइंट लोड थे, दोनों पॉइंट लोड को मैं कंबाइन कर दूं। आप डायरेक्टली देखो तो आप सीधे भी लिख सकते थे, इतना दोनों डायग्राम को आप कंबाइन कर दो। तो ए से सी तक कितना शेयर फोर्स आ रहा है? इक्वेशन तो आप निकाल ही चुके हो, उससे तो आप बना ही सकते थे, अपन लोडिंग डायग्राम को देख के बना रहे हैं, है ना? तो ए से लेके सी तक कितना शेयर फोर्स आ रहा है? ए से लेके सी तक आर ए आ रहा है, प्लस आर ए आ रहा है, और सी के बाद आर ए माइनस पी यानी कि माइनस आर बी हो जा रहा है। This is plus RA and this is minus RB. A, C, B. ठीक है बाबू? अब जरा देखो इसका
इक्वेशन तो तुम निकाल चुके हो, उससे तो तुम आसानी से बना लोगे। ए से लेके सी तक बेंडिंग मोमेंट के स्लोप पर क्या असर पड़ेगा? क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि शियर फोर्स का क्या चेंज नहीं हो रहा? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब कि ए से लेके सी तक बेंडिंग मोमेंट का स्लोप कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सीधी लाइन जाएगी। करेक्ट है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम एट पॉइंट ए? 0। तो ये यहां से यहां तक गया। करेक्ट है। दोस्तों अब पॉइंट सी पे पहुंचने के बाद क्या होगा? मैग्नीट्यूड पर क्या असर पड़ेगा? बेंडिंग मोमेंट के मैग्नीट्यूड पर क्या असर पड़ेगा? देखो यहां पे जो एरिया था वो पॉजिटिव था। अब पॉजिटिव में जब आप निगेटिव जोड़ोगे तो मैग्नीट्यूड कम होगा, 0 होगा कि नहीं? तो यहां से पॉइंट सी के बाद अब पॉजिटिव एरिया में देखो ए से लेके सी तक, आप ध्यान देना इस बात को, ये कंफ्यूज होते हो आप लोग। ए से लेके सी तक बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ए पॉजिटिव एरिया में पॉजिटिव एरिया जुड़ता जा रहा है। सी पे पहुंचने पे अब मैं आगे जाऊंगा तो पॉजिटिव एरिया में ये निगेटिव एरिया ऐड होगा। तो पॉजिटिव में जब आप निगेटिव को ऐड करोगे तो मैग्नीट्यूड कम होगा। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड कम होगा। राइट, so that is the BMD. Am I clear? चलिए, लेंथ ऑफ द बीम इज L। तो तीनों कंडीशन में आप इक्वेशन निकालेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, एंड देन यू नीड टू ड्रॉ द SFD एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन कितने आएंगे? सेक्शन AB। व्हाट इज SX? माइनस W। बेटा यहां पे है ना, यहां पे 0 है। करेक्ट है। तो ये मैं पॉइंट मान लेता हूं X। गलत निकाले हो। यहां पे ये हाइट W के बराबर आ रही है क्या? इसको आप क्या मानोगे? दैट इज से Y। क्लियर हुआ? W तो मेरे को मिल रहा है व्हेन x इक्वल टू L, व्हेन x इक्वल टू 0 W इक्वल टू 0। राइट। सो शियर फोर्स क्या है? -1/2 एक्स वाई। करेक्ट है। नाउ y बाई एक्स इक्वल्स टू W बाई L।
from similar triangle. So I got y equals to wx by l. Am I clear? So what is sx? Sx is equals to minus w x square by 2l. Clear? What will be mx? शेयर फोर्स निकाल ली, एक मिनट. अच्छा, शेयर फोर्स का नेचर क्या मिला? अगर अच्छा ये लोड को अपन बोलते हैं कौन सा लोड है? नहीं, इसको हम बोलते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, है ना. पहले वाला जो था वो क्या था? ये वाला क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. और ये क्या है? यूनिफॉर्मली, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, है ना. लोड यूवीएल. तो अगर यूवीएल लग रहा हो कि सेक्शन में, तो शियर फोर्स का नेचर क्या आएगा? कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा? अगर देखो इक्वेशन आपके पास में आ चुका है, तो यूवीएल जब लगता है तो जो नेचर हो जाता है वो शियर फोर्स का पैराबोलिक हो जाएगा. राइट नाउ what is the equation of mx? Minus w square by 2l into x by 3. इधर देखो, लोड कितना आ रहा है? लोड कितना आ रहा है? लोड आ रहा है 1/2 xy. इसको आप कंसंट्रेटेड कहाँ मानोगे? सेंट्रॉइड पे, यानी कि यहां से x से कितने 2x पे कैसे बेटा? a से 2x की डिस्टेंस पे है ना, 2x/3 के. मेरे को कहां पे निकालना है? मेरे को ये पॉइंट x पे निकालना है. मेरे को ये पॉइंट x पे निकालना है. तो x से ये लोड कहां कंसंट्रेटेड है? इसके सेंट्रॉइड पे. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x/3 होगा कि 2x/3 होगा? x पे निकाल रहे हो ना मूवमेंट आप. mx क्या है? अरे मेरी बात सुन भाई मेरे, मूवमेंट कहां निकाल रहे हो? x पे निकाल रहे हो ना. तो x से कितनी दूरी पे ये लोड एक्ट कर रहा है? तो लोड मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा मैं? कहां से देख रहा हूं? नहीं, मैं x पे लोड निकाल रहा हूं ना, x पे मूवमेंट निकाल रहा हूं. तो x से कितनी डिस्टेंस पे लोड एक्ट कर रहा है? x/3. तो कितना हुआ? लोड मल्टीप्लाइड बाय x/3. इज दैट क्लियर? सो दैट इज mx इक्वल टू माइनस wx³ बाई 6l. नेचर, नेचर क्या आया? नेचर जो है वो क्यूबिकल आया. क्लियर? तो दो चीजें मेरे को समझनी है, वन राइटिंग द इक्वेशन एंड वन ड्राइंग द डायग्राम. अब डायग्राम ड्रॉ करना है तो मेरे को इक्वेशन देखने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसका क्या कहते हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन देख के ड्रॉ कर सकता हूं. क्या सही ड्रॉ किया है मैंने एसएफडी? क्या मैंने एसएफडी सही ड्रॉ किया है? यस नो? देखो, ए से बी जाने पे एरिया बढ़ रहा है, यानी कि शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ना चाहिए. जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस की नहीं. ए से बी जाने पे मैग्नीट्यूड बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है. क्लियर हुआ ये? चलो, अब दूसरा, ए से बी जाने पे लोड इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि शियर फोर्स का क्या होना चाहिए?
स्लोप इंक्रीज होना चाहिए, राइट, वेरी गुड। तो ये अपना एसएफडी आ गया एंड दिस विल बी बीएमडी। एम आई करेक्ट? क्या होगा, शियर फोर्स का एरिया बढ़ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ना चाहिए, शियर फोर्स का इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट का क्या बढ़ना चाहिए, स्लोप बढ़ना चाहिए। तो बाय नेचर देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, डिफरेंस अपने को इक्वेशन में समझ में आया, ये था पैराबोलिक और ये अपने को मिला है क्यूबिकल। इज दैट क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन बन गया। क्या आंसर आया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया? सेक्शन कितना बनेगा, कौन सा दो सेक्शन बेटा? राइट, शियर फोर्स सेक्शन ए बी के लिए बताओ। आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स, वेरी गुड। इज दैट क्लियर? व्हाट इज एम एक्स? आर ए एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, वेरी गुड वेरी गुड। शियर फोर्स का नेचर, क्या नेचर आ रहा है शियर फोर्स का? हाँ, शियर फोर्स का नेचर लीनियर है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो व्हाट इज द शियर फोर्स एट पॉइंट ए? प्लस या माइनस? प्लस। व्हाट इज द शियर फोर्स एट पॉइंट बी? माइनस आर बी। सो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। करेक्ट है, सही है, गलत है? सही है, गलत है? चलो, ये बेंडिंग मोमेंट का नेचर क्या आ रहा है? बेंडिंग मोमेंट का नेचर क्या आ रहा है? पैराबोलिक आ रहा है। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए मिनिमम मेरे को 3 पॉइंट लगेंगे, करेक्ट है? 3 पॉइंट अपन कहां निकालेंगे? एक ए पे निकाल लेते हैं, एक बी पे निकाल लेते हैं, और कहां पे निकाल लेना चाहिए मेरे को? जहां पे कि शियर फोर्स 0 हो रहा हो। नोट कर लीजिए। टू ड्रॉ BMD for UDL or UVL, bending moment needs to be calculated at 3 points. First, start of section. Second, end of section. Third, at the point where SF 0. अच्छा, आप मेरी बात सुनो जरा। पैराबोलिक है तो 3 पॉइंट मेरे को चाहिए, तो 3 पॉइंट कौन सा लोगे? स्टार्ट ऑफ सेक्शन, एंड ऑफ सेक्शन, और वो पॉइंट जहां पे शियर फोर्स 0 हो रहा है। अगर शियर फोर्स 0 नहीं हो रहा है सेक्शन ए बी के बीच में, तो आप सिर्फ 1 और 2 पॉइंट को लेके ही डायग्राम को सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर हुआ? हमेशा 3 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। 3 पॉइंट वहां पे लेना पड़ेगा जहां पे शियर फोर्स 0 हो रहा होगा। तो यहां पे सेक्शन कितने हैं अपने पास में?
3 सेक्शन कहाँ है? एक सेक्शन है ना मेरे भाई, ए बी के लिए मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो कहाँ कहाँ पे निकालूंगा मूवमेंट? ए पे निकालूंगा, 0 आया, बी पे निकालूंगा, 0 आया, करेक्ट है। साथ ही साथ यहां पे ए से बी के बीच में एक पॉइंट आ रहा है जहां पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है, तो ये पॉइंट पे भी मेरे को शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा एक्स पे। एक्स इक्वल टू कहां पे होगा? L/2। एक्स इज इक्वल्स टू L/2 हो गया, जहां पे कि आपका बेंडिंग मोमेंट 0, सॉरी शेयर फोर्स 0 हो रहा है। एम आई क्लियर? ये पॉइंट को अपन सी ले लेते हैं। तो व्हाट इज द शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी? निकालो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, जल्दी बताओ भाई। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या निकाले थे? आर ए इंटू एक्स, इधर देखो, आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स क्या आया अपना? तो एम सी मेरे को मिला, आर ए कितना आया? WL/2। कोई दिक्कत? इंटू एक्स यानी कि L/2 माइनस W/2 इंटू L² बाई 4, सो दैट इज WL² बाई 8। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए जी। अभी BM SFD बन गया है, इस SFD को देख के मेरे को BMD बनाना है, बताओ कैसे बनेगा? ए से सी तक बेंडिंग मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव अपन बाद में देखेंगे। ए से सी तक बेंडिंग मूवमेंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, क्योंकि ए पे एरिया कितना है? 0 है, तो ए पे बेंडिंग मूवमेंट 0 होगा। ए से लेके सी तक बेंडिंग मूवमेंट इंक्रीज होगा, ये ऐसा इंक्रीज होगा, फिर ऐसा आ जाएगा। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे शेयर फोर्स कितना है, तो यहां पे स्लोप क्या होना चाहिए था? बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप, और यहां पे मैं बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप मैक्सिमम दिखा रहा हूं। आ रही है बात समझ में? तो ये वाला डायग्राम जो है वो गलत है। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, सही कैसे बनेगा फिर? सही बनेगा कि ए पे शेयर का, ए पे मेरे को मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा और सी पे 0 हो जाएगा और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। दैट इज द BMD। इज दैट क्लियर? चलिए, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेगा, इक्वेशन भी निकालना है और डायग्राम भी ड्रॉ करना है। चलिए, अब सेकंड सब्जेक्ट के लिए एक तो आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो एक बार मेरे से कंसल्ट करना, राइट। और देखो, लाइफ साइंस या इंजीनियरिंग साइंस भरने का कोई मतलब है नहीं। दो सब्जेक्ट आपके पास बचते हैं, एक पीआई और एक एरोस्पेस। एरोस्पेस में अबाउट 50% आपका सिलेबस अलग है, 50% 60% के आसपास सिलेबस आपका मैच कर रहा है। लेकिन एरोस्पेस में एक तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और दूसरा यह है कि एरोस्पेस में कंपटीशन भी कम होगा। तो अगर तुम 40% सिलेबस छोड़ के भी एरोस्पेस में जाते हो, तो अगर मैथ्स भी तुमने अच्छे से कर लिया, थर्मोडायनामिक्स अच्छे से कर लिया, राइट, फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से कर लिया, तो तुम ठीक ठाक स्कोर एरोस्पेस में भी कर सकते हो। एंड द कंपटीशन इन एरोस्पेस विल बी मिनिमल। करेक्ट है? तो एक ऑप्शन तुम्हारे पास में अब बचता है एरोस्पेस का, और दूसरा ऑप्शन जो कि अपना पूरा का पूरा कॉमन है, दैट इज पीआई। तो आई विल एडवाइज कि आइदर आप एरोस्पेस के लिए जाओ या पीआई के लिए जाओ। पीआई में आप जाओगे तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका 100% ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। ए में 40-45% सिलेबस जो है वो आपका अलग है, तो वो सिलेबस आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब आपके पास 60 नंबर का गेम रहेगा। अब 60 में आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो? 60 में अगर आपने 40-45 पे स्कोर कर लिया, तो अंडर 500 रैंक आपकी एयरोस्पेस में 100% आ जाएगी। तो प्रोडक्शन भी अच्छा ब्रांच है, और प्रोडक्शन में दूसरा चीज है कि सिलेबस अपना पूरा ही कॉमन है। तो मेरे हिसाब से एडवाइस बोलूंगा तो प्रायोरिटी में पीआई डालो,
और या फिर एरोस्पेस डालो। ठीक है, लाइफ साइंसेज और इंजीनियरिंग साइंसेज उसका कोई मतलब मेरे समझ से नहीं है। राइट, तो मैं एडवाइस करूंगा पीआई के लिए। पीआई में अपन लास्ट में अपन करेंगे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, तो उसको अपन आराम से थोड़ा और डिटेल में कर लेंगे, दोनों पेपर का तैयारी अपना साथ में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, फिर कल करते हैं डिस्कस। पीआई में कंपटीशन एआई के कंपेरिजन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन मैकेनिकल के रिलेशन में 10% ही होगा, 10-15%। बहुत कम कॉलेजेस हैं। पीआई का रिजल्ट देखो ना यार, ये तुम्हारे तो घासीदास यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ब्रांच है पीआई, वो टॉप 10 के अंदर सब वहीं के लौंडे निकल जाते हैं। तो समझ सकते हो कि कंपटीशन बहुत बहुत कम है। एक ही कॉलेज है, छोटा सा कॉलेज है, और टॉप 10 के अंदर 3-4 लड़के वहीं से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब पीआई में कंपटीशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल। मैकेनिकल के रिस्पेक्ट में तो सभी में कंपटीशन तुमको कम ही मिलेगा ना। पीआई डालो, ज़्यादा अच्छा है। एक दो कॉलेज और होंगे, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ ना। ऑल इंडिया रैंक तो इंडिया में निकलती है ना, तो ऑल इंडिया रैंक में वो बिलासपुर का जो कॉलेज है उसकी 4-5 रैंक निकल जाती है, जबकि वहां पे कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं है। राइट, तो पीआई डालो, कंपटीशन कम है उसमें ना। अब देखो जरा, ये 2 पेपर कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखा है तुम लोगों ने? ये 2 पेपर कॉम्बिनेशन को जब तुम देख रहे हो तो एम ई को अगर आप प्राइमरी डाल रहे हो, एम ई एम ई एम ई एम ई एम ई, तो ये ए ई जब आप डाल रहे हो तब एम ई आपका सेकंड पेपर बन रहा है। राइट, और एम ई को अगर अपन प्राइमरी डाल रहे हैं, कोड ऑफ द फर्स्ट पेपर। अच्छा, यहाँ पे क्लियर है, हाँ ठीक है। फिर आप एम ई अगर आप डाल रहे हो तो एरोस्पेस में भी आप सेकंड ले सकते हो, डीए ले सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड नेवल पीआई एक्सी। ठीक है ना, एम ई आप फर्स्ट पेपर में डालोगे और सेकंड में आप पीआई डाल दो। राइट, पीआई डाल दो या ए डालना है तो ए डाल दो। ए का 50-60% क्वेश्चन अपना कॉमन है। कंपटीशन ए में भी कम रहेगा, पीआई में भी कम रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप आईआईटी में जाते हो तो प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में एई का जो स्कोप है वो ज़्यादा बेटर रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि पीआई में डालो, क्योंकि पीआई में भी आपका कंपटीशन कम रहेगा और पीआई में भी आपको आईआईटी में स्कोप मिलेगा। राइट, ठीक है, तो यही करो आप लोग, एम ई फर्स्ट डालोगे और पीआई जो है उसको आप सेकंड डालोगे ना। ठीक है, चलो फिर कल डिस्कस करते हैं।